स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात करेंगे कि वेस्ट एशिया संकट पर किस तरह से कांग्रेस के बीच में बंटवारा दिखाई दे रहा है। वेस्ट एशिया संकट पर राहुल गांधी को अपने ही नेताओं से नसीहत सुननी पड़ रही है बार बार, और क्या कांग्रेस में बढ़ रही है अंदरूनी खींचतान। इस खबर की पड़ताल करें तो पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान टकराव के चलते वैश्विक तनाव चरम पर है, जिसका सीधा असर तेल आपूर्ति, व्यापार और भू राजनीति पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दुनिया भर के देशों में आर्थिक संकट की आशंका के बीच हाहाकार जैसी स्थिति है। तेल गैस के दाम बढ़े हैं, कई देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ है, अधिकांश देशों में ऊर्जा लागत बढ़ने से महंगाई का दबाव बढ़ा है और सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से भारत के पड़ोसी देशों की हालत खस्ता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेज वृद्धि देखी गई है। इन देशों में महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ा है। पाकिस्तान पहले से ही विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है। ऐसे में तेल कीमतों में वृद्धि ने आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। 250 रुपए बढ़ गया है तेल वहां पर। श्रीलंका में भी ईंधन महंगा हुआ है और आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। बांग्लादेश में भी जबरदस्त दबाव झेल रहा है, बांग्लादेश भी। वहीं भारत ने इस पूरे संकट के प्रभाव को बेहद प्रभावशाली ढंग से संभाला है और देश में घबराहट की स्थिति नहीं बनने दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ तालमेल करते हुए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर जनता का भरोसा बनाए रखा है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश की इस स्थिति से खुश नहीं दिखते। वो लगातार सरकार की विदेश नीति और संकट प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार इस वैश्विक विवाद में किसी एक पक्ष की ओर खड़ी क्यों नहीं दिखाई देती। वो आरोप लगाते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज्ड है। कुछ ऐसी ही लाइन उनकी बहन प्रियंका गांधी भी लेते हुए दिखती हैं। वो कहती हैं कि अगर हम ईरान के साथ खुलकर खड़े होते तो शायद देश को तेल और गैस के संकट से नहीं जूझना पड़ता। वो चाह रही हैं कि हम किसी एक पक्ष में और खासतौर पर ईरान के पक्ष में खड़े दिखें। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही इस मुद्दे पर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने भारत की विदेश नीति को सही और सफल बताते हुए सरकार के प्रयासों की सराहना की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और गांधी परिवार के करीबी रहे इस नेता ने भी संकट की घड़ी में राष्ट्रीय एकजुटता पर जोर दिया और सरकार के कदमों को देशहित में बताया। कमलनाथ ने कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताते हुए सरकार के रुख का समर्थन किया और विभाजनकारी राजनीति से बचने की सलाह दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी कई मौकों पर सरकार के संतुलित और सावधानीपूर्ण रुख का समर्थन किया, जो कांग्रेस लाइन से अलग माना गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही जब सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं तो राहुल गांधी लगातार सवाल क्यों उठा रहे हैं। इसके पीछे आखिर उनकी मंशा क्या है। सवाल यह भी उठता है कि सरकार पर आरोप लगाने के अलावा क्या प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी राष्ट्रीय संकट पर क्या कोई एक स्पष्ट और एकजुट रुख भी पेश कर पाए हैं, या सिर्फ सवाल ही पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर यह भी पूछा जाएगा कि क्या विपक्ष को इस समय सरकार के साथ खड़े होकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? क्या यह देशहित का तकाजा नहीं था? तो इस तरह के सवाल जरूर राहुल गांधी से पूछे जाएंगे और शायद उनके नेता ही उनसे इस मुद्दे पर मतभेद रखे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नियंत्रित किए जाने की बात कही है। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। जो हम तेल खरीदते हैं वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दी। आज हिंदुस्तान अगर दूसरे देशों से तेल खरीदना चाहता है तो परमिशन की जरूरत है। किसकी परमिशन? डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। आज अगर हम रूस से, ईरान से, इराक से तेल खरीदना चाहते हैं, हम नहीं खरीद सकते बिना डोनाल्ड ट्रंप के पूछे। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भारत सरकार की रणनीति की खुलकर तारीफ की है। ये तो अव्यवस्था है, ऐसी कोई कमी नहीं है, पर ये माहौल बना लिया कि कमी है, कमी है। और बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनते हैं। जैसे घर का चिंता पिता करता है, मोदी जी एक नेता नहीं, एक बच्चे की तरह, एक पिता की तरह, एक भाई की तरह अपने देश की जनता की महंगाई ना बढ़े, यहाँ पर मूल्य में स्थिरता रहे, वस्तुओं की उपलब्धता रहे,
युद्ध का प्रभाव कम से कम भारत पर पड़ सके, इसके लिए जिस प्रकार से वो चिंता कर रहे हैं, और आप उनकी केवल एक काम कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आपकी पार्टी वाले भी आपके बस में नहीं है। जो सच्चे हृदय से अगर सोचेगा तो आनंद जी जैसा ही सोचेगा। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक बने हुए हैं और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर बने हुए हैं। सबसे पहले कुमार आलोक आपके पास आएंगे। इस तरह की सुगबुगाहट फिर कांग्रेस में दिखने लगी है कि कम से कम इस संकट को लेकर के और लगातार जिसको कहते हैं कि राहुल गांधी और गांधी परिवार की नीति रीति को लेकर लगातार कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं। किस तरह की सुगबुगाहट, किस तरह की अंदरूनी एक जो कसमसाहट है पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, कैसे देख पा रहे हैं इसको, क्या कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, अगर हम आनंद शर्मा की बात करें, आनंद शर्मा एक सीनियर लीडर हैं और हिमाचल प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया है वो आप समझे कि जो सरकार की जो नीति रही है इस वैश्विक संकट में, मिडिल ईस्ट का जो संकट हुआ है उस पर संसद में भी नेताओं ने बोला है। और खासकर जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो सर्वदलीय बैठक, इस संकट पर जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, विपक्ष की ये मांग थी, राहुल गांधी की ये मांग थी, उसके बाद सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें विपक्ष के प्रत्येक जो सुझाव थे उनको अमल करने कि उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके सुझाव को हम अमल करेंगे। और जब मीटिंग जब खत्म हुई, 2 घंटे तक वो मीटिंग चली थी, हम भी वहाँ कवर कर रहे थे, तो मीटिंग खत्म होने के बाद पक्ष की ओर से भी, यानी कि किरण रिजिजू जी ने बोला, संसदीय कार्य मंत्री ने, कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई है और विपक्ष ने हमें जो नसीहतें दी है, जो सुझाव दिए हैं, हम उसका अच्छे से पालन करेंगे। और विपक्ष के लीडर जब वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि भाई सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। और संकट के समय में विपक्ष की ओर से यह कहना था कि संकट के समय में हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार जो भी उचित निर्णय लेगी, विपक्ष संसद में और संसद के अंदर और संसद के बाहर उनका साथ देगा। लेकिन अब जब चुनाव के मैदान पर जाते हैं, वही पार्टियां जब चुनाव के मैदान में जा रही हैं, ममता बनर्जी की पार्टी ने भी सपोर्ट किया था वहां पर सर्वदलीय बैठक में, लेकिन जब चुनाव के मैदान पर जाते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके की भाषा वहां पर यूज कर रहे हैं। इस मिडिल ईस्ट का जो संकट है सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ा है। और आपने जैसा बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में तेल का दाम जो बेतहाशा बढ़ा है और वहां पर संकट की स्थिति है। और एक जो चीज मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी क्यों ये भाषा बोल रहे हैं, ईरान और रसिया की भाषा, रसिया की बात वो कर रहे हैं, वहाँ का जो पॉलिटिकल डोमेन है। अगर आप देखें कि हमने 2009 में जब इलेक्शन वहाँ कवर किया था, लोकसभा का इलेक्शन कवर किया था, तो जब मैं पुनानी और जो बल्लभपुरम एरिया जो मुस्लिम बहुल एरिया है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो लोकल कैंडिडेट था, टी बशीर थे वह लोकल कैंडिडेट IUML के, और मैं देख रहा हूँ कि सड़कों पर जो पोस्टर कटआउट बड़े बड़े लगे हुए हैं और वो उनके टी बशीर जो है वो यासिर अराफात के साथ कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। तो मुझे लगा कि यासिर अराफात का इस चुनाव से क्या मतलब है? जी बिल्कुल, अभी भी वहाँ ईरान के और इनके पोस्टर्स और उनकी सारी चीजें वहां पर अभी भी इन चुनावों में वो तैर रही है, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कुमार आलोक कि ये सारी चीजें वहां पर चुनाव में एक तो लाई भी गई हैं, लोगों के दिमाग में भी लेकर आई जा रही है, और ये एक चुनाव में जिसको कहते हैं कि इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है, यानी कि विकास की बात मत करो, ये सारी बातें मत करो, ईरान की बात करो, अमेरिका की बात करो, इजराइल की बात करो। तो ये जो लोग हैं इनको भी समझना चाहिए। विनोद मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी सियासत को, जहां ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, आप PM के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं, लेकिन आप कोई कम से कम आप ही अगर कोई थ्योरी लेकर के आते, आप ही बताते कि इन चीज़ों को कैसे डील किया जाना चाहिए था, तब भी समझ में आता। सिर्फ आप प्रश्न उठाते रहिए, आरोप लगाइए और निकल लीजिए। ये कौन सी सियासत है? देखिए, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं। देश के विपक्ष के नेता की एक अपनी अहमियत होती है और उनकी एक बातों को तो लोग कम से कम इस बात को मानते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं इसे नहीं मतलब है, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर प्रतिपक्ष के नेता, जो भारत सरकार के अभी इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन होता है इन सब चीज़ों पे, आपने देखा होगा, हर दिन दूरदर्शन ही कम से कम देखे तो कम से कम उनका ये कन्फ्यूजन दूर होगा। आज की तारीख में भारत 41 देशों से कच्चे माल का आयात करता है, 41 गैस का और तेलों का। आज की तारीख में भारत ने डीजल और पेट्रोल पे जो 2022 में तेल और पेट्रोल के दाम थे वही आज भी कंटिन्यू है। $75 का प्रति बैरल से 100 से ज़्यादा पार कर गया डॉलर, लेकिन भारत में रेट वही है। तब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये कंट्रोल
डोनाल्ड ट्रंप से है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने से चल रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता है कि उस सभा में, जिस सभा में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस चीज को लोगों के सामने में ला रहे हैं, वो कितना दूर तक उस बात को, मैसेज को रख पाएंगे। लेकिन उनके टीम को इस बात को समझना चाहिए कि जो राहुल गांधी के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या प्रियंका गांधी को इसके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो उन्हें आनंद शर्मा को भी सुननी चाहिए, उन्हें कम से कम शशि थरूर की भी सुननी चाहिए कि देश और दुनिया किस तरह से एक हॉर्मुज स्ट्रेट के अभी ब्लॉक होने से जो संकट में है, उसमें सारे दुनिया इस बात के फोकस में है कि कैसे वेस्ट एशिया के इस संकट से निकले, कैसे भारत जैसे कई देश हैं जो इस संकट से जूझ रहा है। और राहुल गांधी अगर इसको मजाक बना रहे हैं तो ये 140 करोड़ देशवासियों के साथ मजाक कर रहे हैं। इस बात की समझ जब आएगी तभी शायद देश में उनको एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में हैसियत भी मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका और कुमार आलोपा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु से आरोप